हालांकि ईरान की नेवी वगैरह बहुत कमजोर है, लेकिन उनके पास एक ऐसा छोटी छोटी बोट्स का, स्मॉल बोट्स का एक मॉस्किटो फ्लीट है, जो बहुत फुर्ती के साथ समुद्र में हमला करके निकल सकता है और बड़े बड़े शिप्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसको जो मॉस्किटो फ्लीट बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मॉस्किटो फ्लीट, इनको पेट्रोल बोट्स बोलते हैं। ये पेट्रोल बोट। पेट्रोल बोट्स जो हैं ये छोटी होती हैं और इजीली मैन्यूवरेबल होती हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट एक बड़ी लिमिटेड जगह है। ये आज आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ये भी आपको अलाउ करती है कि जो आप, अब बातचीत चल रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को माइन किया जाएगा, और माइन लगाने में वो काफी लोग सोचते हैं कि फिजिकली माइन लगाना पड़ता है, जहाज में जाओ फिर माइन फेंको। आज की तारीख में आप मिसाइल पे भी माइन पोजीशन कर सकते हैं, और मिसाइल फायर किया और वो मिसाइल पानी में गई, और पानी और मिसाइल और माइन जो है वो अलग हो जाती हैं, और माइन लेइंग मिसाइल से के दौरान भी हो सकती है। तो ये जो बोट्स हैं ये दोनों काम करती हैं, एक ये अटैक भी कर सकती हैं और ये माइन लेइंग भी कर सकती हैं। और ये इसको, जैसे मच्छर होता है, मच्छर को मारना बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। आप मच्छर को मार लेते हैं, मगर वो आपको काट भी सकता है, और काफी बार काट सकता है, और आपको डेंगू और मलेरिया जो भी बीमारी है वो दे सकता है। जी जी, निश्चित रूप से। अच्छा, एक और बात जो पल्ले नहीं पड़ रही है कि इतनी जो उलझन है अमेरिका के सामने, ट्रंप को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब इसमें अमेरिका क्या सोच रहा होगा, इसका एक हम लोगों के लिए कयास लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका एक बार हिरोशिमा और नागासाकी पर बम भी गिरा चुका है। एक ही बार बम का प्रयोग हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, वो अमेरिका ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल आखिरी दौर पर। कोई आपको तो केवल कह रहा हूं बात, सब लोग इस बात को जानते हैं और आप तो हम सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या अपनी चौधराहट को बचाने के लिए अमेरिका ईरान के ऊपर एटम बम के इस्तेमाल की जरूरत भी कर सकता है? क्योंकि बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स ने यह कहना शुरू कर दिया है कि चूंकि अब अमेरिका के सामने कोई चारा नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड उतार नहीं सकता है, क्योंकि उसको पेंटागन ने कहा है कि भाई कम से कम 2 लाख सैनिक उतारने पड़ेंगे। ईरान बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा देश है, उसको कम से कम 16-17 महीने वो लड़ेंगे, और 20,000 से ऊपर अमेरिकी मारे जा सकते हैं इसके अंदर। और पेंटागन ने और उनके नेटो एलाइज ने मना ही कर दिया कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपने बता ही दिया बिल्कुल। तो अब अमेरिका के सामने अब चारा क्या है? वरना अमेरिका का तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो उनकी चौधराहट दुनिया में बनी थी, वो पूरी चौधराहट इस वक्त खतरे में है। देखिए, मैं तो इसको बड़ी ब्रॉड विजन से देखता हूं, क्योंकि ये जहां तक मेरी समझ है, ये पिछले 20 साल से इजराइल अपने आप को एक मिडिल ईस्ट को री आर्किटेक्चर और री इंजीनियर करना चाहता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये अमेरिका के बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल के पास इतनी पावर नहीं है, इतना आर्ममेंट नहीं है। तो ये अमेरिका को आगे अपने साथ साथ लेने की कोशिश करते रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री, जैसे इराक में हुआ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उन्होंने, अमेरिका ने अटैक किया, मगर वो बात कामयाब नहीं हुई। इस बार इजराइल ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया है, और अमेरिका में बहुत लॉबीज हैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूं अंग्रेजी में 2M, एक तो मनी जो इजराइल लॉबी कंट्रोल करती है, और दूसरा है मीडिया। दोनों चीजें इजराइल लॉबी बहुत पावरफुल है अमेरिका में। मतलब मनी एंड मीडिया बोथ। मनी एंड मीडिया, ये दो चीजें हैं जो हर मुल्क को चलाती हैं। जो पेट्रोल होता है, जिसको फ्यूल बोलते हैं, वो हर कंट्री को फ्यूल करता है, मीडिया एंड मनी। एंड द थर्ड थिंग जो इजरायली कंट्रोल करते हैं, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी इजरायलियों का बहुत हाथ है, और वर्ल्ड वाइड, ये नहीं कि सिर्फ यूरोप में ही है, बल्कि वर्ल्ड वाइड वो कंट्रोल करते हैं इन 3 चीजों को। तो इन्होंने अमेरिका को आगे किया, और उनके साथ पार्टनरशिप करके ये मौका देखा कि हम ईरान को काबू कर सकते हैं, और मिडिल ईस्ट का जो आर्किटेक्चर है उसको हम अपने, जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक हम उसको बना सकते हैं, उसको फैशन कर सकते हैं। मगर जो मैं सोचता हूं कि ये जो लड़ाई हो रही है,
ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हो रही है। अच्छा। और दूसरी तरफ एक इस तरफ अमेरिका है और इजराइल है, दूसरी तरफ चाइना एंड रशिया है, जो एक तरह ईरान को एक अपना क्लाइंट स्टेट या प्रॉक्सी जिसको कहते हैं वो बना के अमेरिका के साथ वो लड़ रहा है। और इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है आज की तारीख में, उसमें अमेरिका हावी है। अमेरिका, अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड अबव एवरीथिंग एल्स डॉलर हावी है। सो ये मैं देखता हूं कि अब ये टसल जो हो रही है ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में हो रही है और डॉलर को गिराने की भी हो रही है। और जैसे चीजें चल रही हैं, डॉलर का अगले 2-3 साल में देहांत हो सकता है। और अमेरिका को ये फिक्र है और ट्रंप साहब के जो सलाहकार हैं उनको भी ये फिक्र है कि डेथ ऑफ द डॉलर हो सकती है। और अगर डेथ ऑफ डॉलर हो जाए, क्योंकि आज की तारीख में जो भी आप इंटरनेशनल कैलकुलेशन करते हैं या डील्स करते हैं वो सब डॉलर बेस्ड है। कोई भी मुल्क करता है वो डॉलर बेस्ड है और खास करके एनर्जी इज अक्वायर्ड इन डॉलर्स में होती है। एक आपने ये छोटी सी नोट की होगी कि ईरान ने पिछले 2-3 दिन में ये इजाजत दी है चाइनीज जहाजों की, चाइनीज टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट्स में पास करने की। और ये कंडीशन लगाई है कि आप जो पेमेंट करेंगे वो आप युआन में करेंगे, चाइनीज करेंसी में करेंगे, नॉट डॉलर्स बट युआन में करेंगे। तो ये एक बड़ा डी डॉलराइजेशन की तरफ इशारा है, एंटी डॉलराइजेशन की तरफ मेरा ख्याल काफी जल्दी से ये सिचुएशन जा रही है। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका बड़ा मुश्किल है कहना कि इसका नतीजा अल्टीमेटली क्या होगा। मगर एक चीज तो जाहिर है और पिछले 24 घंटे में भी ये जाहिर हो गई है जब नेटो कंट्रीज ने अमेरिका का रिस्पॉन्ड नहीं किया ये अपनी नेवी भेजने के लिए, कि अमेरिका की जो प्राइमेसी है, अमेरिका की जो मोनोपोली है ऑन वर्ल्ड पावर, वो काफी धीमी और कम हो रही है। और ये ट्रंप साहब इसके ऊपर प्रिजाइड कर रहे हैं, अमेरिका का जिसको अंग्रेजी में डिमाइज बोलते हैं, डिक्लाइन बोलते हैं। सो मैं तो सोचता हूँ कि ये बहुत गंभीर लड़ाई है और इसमें ईरान एक पुर्जा है, मगर इसके पीछे दोनों तरफ, एक तरफ अमेरिका एंड वेस्ट है कुछ एक्सटेंट तक, और दूसरी तरफ पूरी तरफ चाइना एंड रशिया है। सो ये सिचुएशन अगर आप इस लेंस में से देखेंगे तो आपको ये सिचुएशन थोड़ी इसकी क्लैरिटी आएगी कि इसका अंत क्या होगा। ये तो मेरे ख्याल किसी को ना बीजिंग में पता है, ना मॉस्को में पता है, ना ही वॉशिंगटन में पता है। लेकिन ये तो बात सही है, आपने जो विश्लेषण किया मैं उससे मोटे तौर पर सहमत हूं। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका के सामने ये संकट बढ़ेगा, ईरान इस वक्त मान लीजिए ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान को मदद चाहिए, वो मदद उसे चीन और रूस की तरफ से मिल रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के तौर पे मिल रही हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के तौर पे मिल रही हो, समर्थन के तौर पे मिल रही हो, ये मदद मिल रही है और ईरान लड़ रहा है, ये ठीक बात है। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका की पीठ दीवार से लगती जा रही है, लगी हुई है, ठीक कह रहे हैं, लगी हुई है। ऐसी हालत में जब अमेरिका को ये लगेगा कि भाई अब तो कोई चारा ही नहीं रहा, न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं हम, हाँ, तो उसके बाद तो फिर उसके वो अपने 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 रुतबे को बचाने के लिए, वरना तो जिस आपने अमेरिका के डिमाइस और डिक्लाइन की बात कही, मेरे ख्याल से डिमाइस और डिक्लाइन होने से पहले आखिरी दांव तो वो लोग चलेंगे। देखिए ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि अमेरिका न्यूक्लियर ऑप्शन पे इस्तेमाल करेगा। इससे पहले ये इजराइल भी तो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और सिपरी कर सकता है, अमेरिका के कहने पे वो भी कर सकता है। और इसमें ये भी बात हो रही है कि दो तरह के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है और एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन होता है। जो हिरोशिमा और नागासाकी का आपने पहले जिक्र किया, वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स थे जिसमें तमाम लाखों लोग मर जाते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो होता है वो मिसाइल के जरिए या आर्टिलरी के जरिए या टैंक शेल के जरिए
वो डिलीवर किया जाता है। उसकी जो रेंज होती है इफेक्ट की, वो लगभग वो बड़ी लिमिटेड होती है, 20-25 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में पूरी तबाही मचाता है। और अगर वो भी इस्तेमाल करें ईरान के बरखिलाफ, तो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो उनको बख्शेगी नहीं। तो ये ऑप्शन मैं मानता हूं कि लोगों ने डिस्कस किया है और मैंने भी इसके बारे में काफी लिखा है। मगर मेरे को ये मैं सोचना भी नहीं चाहता इसके बारे में, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव है ये तो बिल्कुल अल्टीमेट अल्टरनेटिव है और इसका बहुत भयंकर लेकिन इसको इसको भाप तो चीन और रूस भी इसको भाप रहे होंगे, ईरान भी इसको भाप रहा होगा। तो मुश्तबा खुमैनी ने मुश्तबा खामनेई ने जो अपना भी संदेश जारी किया था, तो उसमें उन्होंने कहा भी है कि हम भाई न्यूक्लियर डिटरेंस जो है ना वो ईरान में तैयार करेंगे। देखिए, जो सिविलियन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी और बिजली और ये यूसेज जिसको सिविल पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, उसकी जो एनरिचमेंट है यूरेनियम की, यूरेनियम 239 कहलाता है, उसकी लगभग 20-25% होती है। जो ईरान ने किया है वो 60% तक किया है और वेपनाइजेशन के लिए 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है। 20 से 60 बनाना मुश्किल है, 60 से 90 बनाना आसान है। और इनके पास लगभग 900 टन की फिसाइल मटेरियल है जिसकी प्योरिफिकेशन इन्होंने 60%, 60% की हुई है। कहाँ है नहीं है वो तो कोई जानता ही नहीं, मगर ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नेगोशिएशन इन्होंने की थी और जो ओमान के जरिए इन्होंने नेगोशिएशन अमेरिका के साथ की थी, उसमें ईरान ने वायदा कर लिया था कि हम जो आप हमारा फिसाइल मटेरियल है वो भी हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, मगर उसको चांस नहीं दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर वो टॉक्स के बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया। तो ये एक बड़ा जिसको अंग्रेजी में ग्रे एरिया बोलते हैं और बड़ा ही डेंजरस और भयंकर, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो अल्टीमेट वेपन होता है। और जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि अमेरिका एक ही मुल्क है पिछले 60-70 सालों में जिसने न्यूक्लियर वेपन एक्चुअली इस्तेमाल किया है। सो देखते हैं सर ट्रंप साहब की क्या मर्जी है, क्योंकि ये तो अब ट्रंप साहब की मर्जी पर ही चल रहा है और उनकी मर्जी तो किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब की जो मर्जी है उस मर्जी को एक खास दिशा देने का काम तो इजरायली लॉबी ने किया। बिल्कुल इजरायल लॉबी उनको गाइड कर रहा है। जैसे इसकी भी काट जो है कुछ रूस और चीन और ईरान ने मिलकर जरूर तैयार की होगी। नहीं, उन्होंने इनको एक तरह मैं तो सोचता हूँ कि उन्होंने इनको इंट्रैप कर लिया है, फंसा लिया है बीच में, और अब वो उनको घुमा रहे हैं। मगर ये एक बड़ा हाई स्टेक्स गैम्बल है, हाई स्टेक्स जुआ है, और इसमें किसके पास क्या पत्ते हैं और क्या उनके पास जोकर है किसी के पास खेलने के लिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। मगर इसका अंत बड़ा ही खराब ही होगा, क्योंकि ये जैसे बोलते हैं इंट्रैक्टेबल हो गया है ना। अमेरिका कुछ अगर करे तो मारा गया, ना करे तो मारा गया। तो ये अब ताश के पत्ते जो हैं वो ईरान के पास काफी मजबूत हैं और रशिया के पास भी बड़े मजबूत हैं और चाइना के पास, चाइना तो चुप बैठा है। और दूसरी बात ये भी है कि ट्रंप साहब चाइना जा रहे हैं मार्च के आखिर में, तो जब वो जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, ईरान की लड़ाई खत्म होगी, ईरान की लड़ाई नहीं खत्म होगी। तो ये भी एक उस पजल का एक हिस्सा है। मुझे तो लगता है कि वो उनका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मार्च में तो लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं पड़ती। कैंसिल अगर हुआ तो फिर उसकी भी उसमें भी रेमिफिकेशंस होगी, उसका भी प्रॉब्लम होगा। अमेरिकी मीडिया में जो एनालिसिस आ रहे हैं, जो थोड़ी बहुत मेरी निगाह पड़ी है, उससे तो यही लगता है कि चीन ने ये मान लिया है कि अमेरिका इज ए वेरी डेंजरस सुपर पावर, और वो जब तक ये सुपर पावर कमजोर नहीं होगी तब तक चीन अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों की हिफाजत नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि ये सुपर पावर कमजोर हो, और उसके लिए जरूरी है कि ये वार थोड़ा चले और लंबा।
नहीं, डेंजरस के अलावा इररिस्पॉन्सिबल सुपर इररिस्पॉन्सिबल, पावर, डेंजरस का वही मतलब, इररिस्पॉन्सिबल, यू आर राइट। बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल सुपर पावर है। और एक आदमी एक आदमी सबको घुमा रहा है, मिस्टर ट्रम्प, और उसका एक कोई और दलील भरोसा आ रही नहीं है है। बेदी साहब, एक और दलील आ रही है, मैं अपनी चर्चा के आखिर में हम लोग पहुंच गए हैं, एक दलील उस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहिए कि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को एक व्यक्ति के, एक दीवाना किस्म के व्यक्ति या झक्की या सनकी टाइप आदमी के तौर पे ही देखना ठीक नहीं है। उसके पीछे एक बहुत हार्ड लाइनर्स की, जो दुनिया पे एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी पूरी दुनिया पे थोपना चाहते हैं, उनकी एक बड़ी लॉबी है। उनके सभी साथी बहुत हार्ड लाइनर्स हैं और पूछे पीछे एक 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 सीक्रेट सर्विस द्वारा चालित एक जो कंट्री है, मोसैड द्वारा चालित इजराइल, और उनका यहूदी लॉबी, ये सब चीज जिनका आप भी जिक्र किया, ये सब लोग हैं। अमेरिका में भी एक बहुत ही जबरदस्त लॉबी खड़ी है, तो ट्रंप जो है दरअसल उस लॉबी की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए वो उस लॉबी के पास कोई ना कोई डिजाइन है ऐसी, जो कि डिजाइन अभी खुल के सामने नहीं आई है। नहीं, ये भी सुनने में आ रहा है कि व्हाइट हाउस में भी दो लॉबीज हैं। एक ईरान की लड़ाई चालू रखने के हक में है, दूसरा लड़ाई बंद करने के हक में है, और तरीके ढूंढ रहा है। और ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये कौन किसको घुमा रहा है। पर ये पक्का है कि इसराइल अमेरिका को अच्छी तरह घुमा रहा है, और कितनी देर ये घुमा सकेगा और अमेरिका इसराइल के फंदे में से कब निकलेगी, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। और अब तो काफी आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, ये नेतन्याहू साहब की बात चल रही है कि वो 6 दिन से नहीं दिखे। उन्होंने फिर एक डिनायल भी इशू किया था कल, मगर वो ये भी साबित हो गया है सोशल मीडिया पे कि वो पुरानी फोटो थी जो उन्होंने कॉफी शॉप में अपनी दिखाई है। सो अच्छा। ये इसका भी कुछ अंत नहीं है। सो ये फॉग ऑफ वॉर में जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो पहली कैजुअलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये अंत कब होगा, कैसे होगा और किसके हक में होगा, मगर जो भी होगा बुरा ही होगा। जाहिर है आपकी बात से बिल्कुल ये निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। बहुत और बुरी तरह। खुद दरअसल अमेरिका को भी नहीं पता है कि आखिरकार ये युद्ध किस तरफ जाएगा। और ये एक ऐसी स्थिति है, इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो डोनाल्ड ट्रंप की है और बेंजामिन नेतन्याहू की है, और इन दोनों की जोड़ी की और जिम्मेदारी इनके है। जो सलाह, इनके जो जैसे आपने जिक्र किया, इनके जो सलाहकार हैं, इनके एडवाइजर जो हैं, उनकी भी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस्टर विटकॉफ जैसे हैं और जैसे गैंट्स हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर इसराइल की, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल बेदी साहब, आपने बहुत ही उम्दा विश्लेषण हम थैंक यू लोगों के सर। सामने पेश किया, जिससे काफी इस पूरी परिस्थिति को समझने और उसको डिकोड करने में नई परख के दर्शकों को मदद मिलेगी। घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है और आगे भी हम आपसे बीच बीच में निवेदन करेंगे कि आप नई परख के दर्शकों के लिए इस घटनाक्रम के ऊपर रोशनी डालें, अपने कीमती वक्त में से कुछ क्षण हम लोगों के लिए भी निकालते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।